चलिए मेडिवल इंडिया की कहानी को आगे चलाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद घोरी का एंट्री हो गया था इंडिया में, और मोहम्मद घोरी के बाद के जो रूलर्स हैं, जो दिल्ली के रूलर्स हैं, वो उनकी जो डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पूरी जो स्लेव डायनेस्टी आप देख सकते हैं 1206 टू 1220 एडी तक इंडिया पे रूल करती है, मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट, दिल्ली के आसपास वाला रीजन, और ये उनकी पूरी टेरिटरी है। और उन्होंने कई सारे जैसे आपके कल्चरल मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं। उनमें से देखिए आपका 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है अजमेर में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये बलबन की पिक्चर है। एक बलबन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट आपके पार्ट रहते हैं स्लेव डायनेस्टी के, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे नींव रखी जाती है। मोहम्मद घोरी के जो वंशज हैं, मोहम्मद घोरी के वंशज तो कहना गलत होगा, मोहम्मद घोरी के बाद के जो रूलर्स हैं, जो क्या कहते हैं इंडिया पे रूल करते हैं, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में रूल करते हैं, और वो एस्टैब्लिश करते हैं आपका दिल्ली सल्तनत क्यों? क्योंकि दिल्ली में सुल्तान का रूल चालू होता, दिल्ली के जो रूलर है उसको सुल्तान बोलते थे, ठीक है। तो वहां से आया सल्तनत, ठीक है, दिल्ली में रूल करने वाले सुल्तान। तो देखिए सबसे पहले देखो दिल्ली की बात हम लोग कर लेते हैं। दिल्ली की पूरी कहानी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो दिल्ली का जो नाम आपका दिल्ली क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे तोमर डायनेस्टी रूल करती थी। तो तोमर डायनेस्टी के एक रूलर है जिनका नाम था दिल्ली, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे पड़ा है आपका दिल्ली। और बनाया किसने? तोमर डायनेस्टी के ही आपके अनंगपाल तोमर, जिनको आपका बिलना देव भी बोलते हैं, बिलना देव या अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बनाई। दिल्ली के अलग अलग नाम भी जाना जाता है, जैसे इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर और कुव्वतुल इस्लाम, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इस्लाम, ठीक है। और यहां पे देखिए कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क भी बनाया गया है। इसके अलावा बगदाद सेकंड बगदाद भी बोला जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट शहर हो गया था ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट हो गया था दिल्ली, यहां तक कि इसलिए तो इसको बगदाद सेकंड बोला गया था। भाई कैलिफेट का जो कैपिटल था वो बगदाद था, और बगदाद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर शहर था तो वो तो आपका दिल्ली ही बन गया था। तो इसे बगदाद 2 भी बोलते थे, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम भी हमने देखा। तो ये सब पुराने नाम भी थे, इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुर, ठीक है। तो भाई अनंगपाल तोमर ने दिल्ली बनाया था, हमने पढ़ा। अनंगपाल सेकंड भी बोलते हैं इनको। तो इन्होंने आप दिल्ली में बिल्ड ओल्डेस्ट वाटर बॉडी ऑफ दिल्ली का सबसे पुराना वाटर बॉडी कौन सा है? अनंगपाल लालकोट दुर्ग में स्थित है। तो ये आपका ओल्डेस्ट वाटर बॉडी इसने बनाया, अनंगपाल तोमर ने। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जैसे इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे कि बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, बिजोलिया आपका राजस्थान में है, उसमें दिल्ली को दिल्ली का बोला गया है, और बताया गया है कि जो चौहान रूलर विग्रहराज ने दिल्ली को जीता था। मतलब तोमरों के बाद आपके यहाँ पे चौहान रूलर्स रूल किया करते थे दिल्ली में। इसके अलावा नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, वो है पालम बाउली इंस्क्रिप्शन। तो बेसिकली ये बिजोलिया इंस्क्रिप्शन 12th सेंचुरी के बारे में बताता है। उसके बाद आपका पालम बाउली 13th सेंचुरी, तो 13th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है, एक्चुअली 13th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है। तो देखिए दिल्ली बिल्ट बाई उधरा नाम के कोई व्यक्ति है, उसने दिल्ली बनाया था, ऐसा पालम बाउली इंस्क्रिप्शन में लिखा है। इसके अलावा पालम बाउली इंस्क्रिप्शन में जो तोमर रूलर्स रूल किए हैं दिल्ली में, उसके बाद चौहान रूलर रूल किए हैं दिल्ली में, और जो भी सुल्तान रूल किए हैं दिल्ली में, मोहम्मद घौरी से बलबन तक जितने भी रूलर्स हैं उनके नाम वगैरह मेंशन्ड है, ठीक है। और ये जो सुल्तान है घोरी टू बलबन, इनको शकाज बोला गया है इन पालम बाउली इंस्क्रिप्शन ऑफ 13th सेंचुरी। फिर आता है 14th सेंचुरी का सरबन इंस्क्रिप्शन। तो इसमें देखिए पूरा दिल्ली का सल्तनत का जो हिस्ट्री है वो वहां पे मेंशन्ड है सरबन इंस्क्रिप्शन में। और जो दिल्ली के रूलर्स को इस इंस्क्रिप्शन में बोला गया है तुरुष्का या टर्क्स बोला गया है। तो याद रखिए 12th सेंचुरी का बिजोलिया इंस्क्रिप्शन, 13th सेंचुरी का पालम बाउली और 14th सेंचुरी का सरबन इंस्क्रिप्शन के बारे में यहां हमने डिस्कस कर लिया। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री जानते हैं, आपका जो सेकंड बैटल ऑफ तरेन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 1192 एडी में ये लड़ाई हुई थी, और इसमें आपका घोरी जीत गया था। और जो घोरी बेसिकली टर्क था, तो टर्क्स ने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था, और दिल्ली को 1193 एडी में दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया था। और दिल्ली को हजरत दिल्ली भी बुलाया जाता था, किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे, ठीक है। और कई सारे लोग आते थे बुखारा से, अरेबिया से, खोरासान से, चाइना से, और दिल्ली में रहते थे, ठीक है। तो कई सारे आपके एक प्रकार का मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा दिल्ली बिहेव करता था। अलग अलग लोग अलग अलग प्रांत से दिल्ली में आके रहते थे।
जो और किसी भी काम से आ सकते थे, सेटल होने आ सकते थे, अलग अलग एरिया से आते थे दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में 7 शहर बसाए गए हैं, 7 शहर दिल्ली के अंदर बसाए गए हैं, उनके बारे में एक चर्चा करना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट, जिसको किला ए राय पिथौरा बोला गया था। तो इस किले को जब घोरी जीत लेता है तो घोरी के बाद ऐबक दिल्ली में रूल करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसी किले पर इन्होंने मेहरौली बनाया, मेहरौली शहर। तो मेहरौली शहर सबसे पहला शहर बनता है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया जाता है, और वहीं बनाया जाता है जहां पे किला ए राय पिथौरा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ रूलर्स के बाद बहुत ही फेमस रूलर आपके स्लेव डायनेस्टी की, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, वो है बलबन। बलबन ने दिल्ली में 4 किले बनवाए थे। दिल्ली के 4 कोनों पर 4 किले बनवाए गए हैं भाई बलबन। कौन कौन से किले हैं? भोजपुर, पटियाली, काम्पिल और जलाली। भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली, ये 4 आपके फोर्ट्स हैं जो बलबन ने बनाया था। तो ये बात होगी सबसे पहले शहर की, जो कि मेहरौली है। दूसरा शहर बनता है सिरी। जब आपका स्लेव डायनेस्टी खत्म होता है, आपका खिलजी डायनेस्टी चालू होता है, तब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिरी एक शहर बनाया जाता है। इसको दूसरी दिल्ली बोल सकते हैं, दूसरी दिल्ली। और इसका दूसरा नाम है कुश के सिरी या शहर नौ या नवनगर भी बोलते हैं। और इसी सिरी शहर में खिलजी ने बनवाया था अलाई फोर्ट, जिसके 7 दरवाजे हैं। ठीक है, आपका खिलजी, अगर आपसे कोई बोले दिल्ली के आसपास डिफेंसिव बाउंड्री किसने बनवाया है, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही आपका डिफेंसिव बाउंड्री बनाया है अराउंड दिल्ली। ठीक है, तो ये बात होगी दूसरे शहर की। बात आगे आते हैं तीसरा शहर। अब आपका खिलजियों के बाद तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया तुगलकाबाद। फिर तुगलक डायनेस्टी में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया आपका जहांपना नगर। जहांपना नगर अगर देखा जाए तो राय पिथौरा, जो कि बाद में मेहरौली बनता है, और जो सिरी है दूसरा शहर, इसके बीच में कहीं बनता है जहांपना नगर। तो ये 4 शहरों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। 5वां शहर, तुगलक डायनेस्टी के एक और रूलर फिरोज शाह तुगलक, उसने बनाया फिरोजाबाद, यमुना बैंक के किनारे। ठीक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी का आपका मुबारक शाह ने सिटी ऑफ मुबारकाबाद भी बनाया। लेकिन अभी हम लोग इसी की बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक के फिरोजाबाद आपका चौथा शहर है। ठीक है, 5वां शहर आपका है शेर शाह शूरी के द्वारा दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ नाम का शहर भी बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं के द्वारा दिन पनाह नगर पर भी बनाया गया। ठीक है, ये 5 हो गए, 5-6 हो गए, और 2 एक्स्ट्रा और पता चल गया आपको। मुबारक शाह के द्वारा, सैयद डायनेस्टी के मुबारक शाह के द्वारा मुबारकाबाद, और हुमायूं के द्वारा दिन पनाह नगर, ये भी दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, चलिए अब 6 शहर हो गए। 7वें शहर की बात करते हैं। तो शाहजहां के द्वारा 7वां शहर बनाया गया दिल्ली के अंदर, जिसका नाम है शाहजहांबाद, और ये मुगलों का आखिरी अंतिम कैपिटल है। 1638 में शाहजहांबाद को कैपिटल बोल दिया शाहजहां ने, तो ये लास्ट कैपिटल ऑफ मुगल्स भी इसको बोल सकते हैं। ये तो बात होगी हमारे दिल्ली के 7 सिटीज ऑफ, अगर आप दिल्ली पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई पहले 2 तो पता ही है हमें, मेहरौली और सिरी। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के 3, गियासुद्दीन, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सूरी डायनेस्टी का आपका शेरगढ़, और फिर मुगल डायनेस्टी का आपका शाहजहांबाद। ये 7 दिल्ली आपके बनके तैयार होते हैं। 2 एक्स्ट्रा और जान लीजिए, मुबारक शाह के द्वारा कौन सा बनाया गया, और हुमायूं के द्वारा दिन पनाह नगर बनाया गया 1553 में। तो ये बात होगी 7 शहर दिल्ली के। और अब कुछ ऐसी बातें जो कि कॉमन है आपका दिल्ली सल्तनत पीरियड के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सब एरिया से, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंड द ओनली हिंदू किंग ऑफ द मेडिवल पीरियड, तो कौन है? 1556 में हेमू आपका दिल्ली को कैप्चर करता है। तो ये फर्स्ट एंड द ओनली हिंदू किंग इन द मेडिवल पीरियड। सबसे लंबी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी? तो तुगलक डायनेस्टी 94 ईयर्स तक रूल था। सबसे छोटा डायनेस्टी से कम समय तक रूल किसका था? खिलजियों का। 30 साल तक ही रूल कर पाए। खिलजी के बाद सबसे लॉन्गेस्ट रेन किसी एक राजा का, वो है बहलोल लोदी, 38 ईयर्स तक रूल किया था। और सेकेंड लॉन्गेस्ट रेन आपका किसका था? फिरोज शाह का, आपका 37 ईयर्स तक का रूल था। ठीक है, लास्ट टर्किश सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले तो टर्क्स बैठते हैं। टर्क्स के बाद जैसे खिलजी तो आपका अफगान है, अफगान भी था, तो टर्क्स और अफगान रूलर्स आपके दिल्ली के होते हैं। तो अंतिम टर्क रूलर कौन होता है? तो ये आपका लास्ट तुगलक रूलर जो है नसरुद्दीन महमूद, दैट इज द लास्ट टर्किश सुल्तान। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
तो ये आपके लास्ट तुगलक रूलर थे आपके नसीरुद्दीन महमूद। अगर लास्ट टर्किश रूलर बोला जाए या लास्ट तुगलक रूलर बोला जाए तो दैट इज नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अच्छा, लार्जेस्ट एरिया, सबसे बड़े एरिया को रूल करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। 23 प्रोविंसेस थे उसके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। 23 प्रोविंसेस थे। और अगर हम बात करें पूरे दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत आपका 1206 में स्टार्ट होता है मोहम्मद घोरी के मरने के बाद, और 1526 एडी जब मुगल्स आते हैं, उस पूरे जो पीरियड है उसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, जो कि 320 सालों का है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से ऐसे रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के जिनकी माताएं हिंदू माताएं थी। ठीक है, उसमें आपका एक है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये सब थे जिनकी माताएं हिंदू थी। अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत मेन उसकी, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले भी किया है। तो देखिए 1206 से लेके 1526 एडी तक आपके 5 डायनेस्टीज थे। ठीक है, 320 साल तक आपका रूल रहता है। तो अब इन 5 डायनेस्टियों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायनेस्टी की बात करते हैं, जो कि है आपका गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी। 1206 से लेके 1290 एडी तक इनका रूल चला। तो इसके सबसे पहले रूलर थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 से 1210 तक थे। अलग अलग टाइटल्स मिले, पील बख्श, लक बख्श, कुरान खावन, हातिम सेकंड, मलिक, सिपे सलार, जो मोहम्मद गोरी बोला करता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका आरम शाह बनता है। आरम शाह ये कुछ महीनों का ही मेहमान होता है। उसके बाद अगला जो सुल्तान बनता है वो है इल्तुतमिश या अल्तमश। ये 1210 से लेके 1236 एडी तक रूल करता है। इसको सुल्तान सईद भी बोला जाता था, सुल्तान आजम भी बोला जाता था। तो मिनहाज के आपके राइटिंग्स में सुल्तान सईद बोला गया है इल्तुतमिश को, सुल्तान आजम बोला गया है, नासिर आमिर उल मोमिन भी बोला गया है इल्तुतमिश को। क्या खलीफा ने ये टाइटल दिया था। अगर बात करें हम लोग, इसको ग्रैंड फादर ऑफ टूम्स भी बोला जाता है और स्लेव ऑफ स्लेव्स भी बोला जाता है। तो सारे स्लेव है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका घोरी का स्लेव और इल्तुतमिश था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव। ठीक है, तो स्लेव ऑफ स्लेव्स भी बोला जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट बात करते हैं, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया राजा बनती है। उससे पहले रुकनुद्दीन फिरोज भी बनता है और वो नहीं इसमें मेंशन है। ठीक है, ज्यादा महीने तक नहीं बना था, इसलिए रुकनुद्दीन फिरोज का नाम यहां मेंशन नहीं है। तो इल्तुतमिश के बाद रजिया बनती है पहली महिला सुल्तान 1236 से लेके 1240। रजिया को बोला गया है जलालत उद्दीन रजिया या उद्मत उल निस्वान। ये सारे टाइटल हैं किसके? रजिया के। रजिया के मरने के बाद अगला जो सुल्तान बनता है मुइजुद्दीन बैरम शाह। ये आपका 2 साल रूल करता है 1240 से लेके 1242 एडी तक। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी आपका 42 से लेके 46, इसका थोड़ा बहुत लंबा रूल था। दरवेश बुलाया जाता था अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद आपका नासिरुद्दीन महमूद बनता है राजा 1246 से लेके 1265 एडी तक। इसको आइडियल सुल्तान भी बोला गया है। ठीक है, और इसको सुल्तान उस सलातीन भी बोला गया। सलातीन एक काफी फेमस एक सुल्तान हुआ करता था, तो उसके नाम पे सुल्तान उस सलातीन भी बोला गया है। आइडियल सुल्तान ऑफ दिल्ली भी बोला गया। किसने बोला? तो मिनहाज के जो राइटिंग है उसमें ये सारी बातें मेंशन्ड है। मिनहाज वही तबकत नसीरी वाले। ठीक है, उसके बाद बनता है बलबन। ओरिजिनल नाम इसका था बहाउद्दीन। तो बनने के बाद इसके कई सारे टाइटल लेता है, गियासुद्दीन बलबन या उलूग खान, महान खान, नियाबते खुदाई, जिल्ले इलाही, ये सारे टाइटल्स लेता है बलबन। और 1266 से लेकर 1287 एडी के बाद बनता है बलबन। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, रजिया सुल्तान से लेकर इन सारे जो जितने भी आपके एम्परर थे, इनके अंडर में काम कर चुका था बलबन। ठीक है, काफी एक्सपीरियंस डिप्लोमैट बलबन था और फाइनली जाके 1266 एडी में बन जाता है सुल्तान। इसके बाद अगर बात करें अंतिम सुल्तान कैकुबाद 1287 से 1290, और कुछ समय के लिए केयू मार्स भी आपका राजा बनता है। तो लास्ट एम्परर पूछे तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में अगर केयू मार है तो यही मार्क करिएगा। ऑप्शन में अगर ये नहीं है, कैकुबाद है केवल, तो कैकुबाद भी आप मार्क कर सकते हैं लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे सुल्तानों की बात करेंगे। 10 सुल्तानों के बारे में अभी बात की है हमने, अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि हम जानते हैं 1206 से लेके आपका 1210 एडी में इनका डेथ होता है। फाउंडर होते हैं ये स्लेव डायनेस्टी के या मामलुक डायनेस्टी के, तो इस स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पुराने दिनों को याद करें तो अगर काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी, इन्होंने ऐबक को खरीदा था। उस समय स्लेवरी काफी प्रचलन में थी, मतलब आपके टर्क्स में। ठीक है, तो ऐबक को उसने खरीद लिया था, अपना गुलाम बनाया था, उसको आर्चरी सिखाया, हॉर्स राइडिंग सिखाया, और उसने कुरान को मेमोराइज कर लिया था। किसने? ऐबक ने। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खावन भी बोला जाता है। इसके अलावा बाद में ऐबक, घोरी ने ऐबक को बाद में खरीद लिया और उसको पोस्ट दिया आमिर अखूर। ठीक है, आमिर अखूर का जो टाइटल है, पोस्ट है, वो ऐबक को दिया गया बाई घोरी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर था। तो अभी कायदे से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दिल्ली में नहीं पहुंचे हैं, दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया गया, कैपिटल अभी लाहौर ही है। ठीक है, ऑब्वियसली कुतुबुद्दीन ऐबक टर्क ट्राइब को बिलोंग करता था। 1206 में आपका मर जाता है मोहम्मद गोरी के बनने के बाद फाइनली 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेवरी से आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ उनके कोर्टियर्स थे, फेमस स्कॉलर्स थे, जैसे हसन निजामी, फरूक मुद्दीर। तो ये कुछ स्कॉलर्स थे इन इस कोर्ट, ये सारे स्कॉलर्स थे इनके कोर्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं कुतुब मीनार की। इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। देखिए, कुतुब मीनार बनना चालू हुआ था ऐबक के टाइम पे, लेकिन खत्म नहीं कर पाया था, मर गया था। इसके बाद इल्तुतमिश आता है, कुतुब मीनार बना देता है 4 स्टोरीज का। उसके बाद चौथा जो स्टोरी है वो डैमेज हो जाता है लाइटनिंग से, तो 2 स्टोरीज और बना दी जाते हैं, चौथा 5वां बाई फिरोज तुगलक। तो बेसिकली 3 आपके एम्परर जो थे दिल्ली के सुल्तान, उन्होंने बनाया था कुतुब मीनार। तो पहले थे ऐबक, सेकंड इल्तुतमिश और थर्ड आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, अच्छा टाइटल्स हमें पता है ऐबक को कौन कौन से मिले थे। पील बख्श यानी कि डोनर ऑफ एलिफेंट, लक बख्श मतलब लाख सिक्के बांटने वाला, यानी कि बेसिकली इनके चैरिटेबल नेचर को डिनोट किया है। कुरान खावन, क्योंकि कुरान याद कर लिए थे। हातिम सेकंड क्यों? क्योंकि इनका चैरिटेबल नेचर था। मलिक भी बुलाया गया और सिपे सलार बुलाया गया था, मोहम्मद गोरी के द्वारा सिपे सलार बुलाया जाता था। अब बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से आर्किटेक्चर में क्या योगदान था। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा था, वो अजमेर में बनाया था ऐबक ने। इसके अलावा ऐबक के टाइम पे ही आपका बिहार का जो गवर्नर था वो था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने, ये इसी के टाइम पे था। नेक्स्ट बात करेंगे तो भाई ऐबक का डेथ हो गया था 1210 में। 1210 एडी में डेथ हुआ था ऐबक का। कैसे? एक चौगन खेल रहा था। चौगन एक प्रकार का गेम है जो आज के मॉडर्न डे पोलो के जैसा ही होता है। आपका एक घोड़ा होता है, घोड़ा के ऊपर आप ऐसे बैठ जाते हो और उसके बाद हॉकी की तरह खेलते हो कुछ स्पोर्ट। तो इसमें घोड़े से गिर के डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसको कहां बरी किया गया? तो इसका जो टूम है इट इज इन लाहौर। ठीक है, देखो घोरी का डेथ भी हो गया था 1206 के बाद। 1206 के बाद घोरी का भी डेथ हो गया था। और उसके बाद घोरी के डेथ के बाद मुल्तान वाला रीजन में नसीरुद्दीन कबाचा रूल करता था। दिल्ली में ऐबक रूल करता था। बंगाल में बख्तियार खिलजी, ये सब जानते हैं। इसके अलावा बयाना में बहुद्दीन तुगरिल, हेरात में हुसैन इब्न खारमिल। तो ये कुछ रूलर्स थे। ठीक है, ये सब याद करना। कबाचा इंपॉर्टेंट है, ऐबक इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी जानते हैं, बहाउद्दीन तुगरेल और हुसैन इब्न खारमिल, ये हेरात में, ये बयाना में, और भी कुछ है। ये इंपॉर्टेंट जो आपके घोरी के डेथ के बाद जो रीजन्स हैं, ये सारे गवर्नर जो है उनके राजा बन जाते हैं एक तरीके से, मतलब उस एरिया में से बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, बाद में आजादी भी ले लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो अब ये जो सुल्तान का जो टाइटल है वो तो आपका राजा को ही दिया जाता है। तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था, ये सारे टाइटल ले लिए थे इन्होंने, पील बक, लक्स बक, लेकिन सुल्तान का टाइटल इसमें है ही नहीं। जब तक आप सुल्तान खुद को ना कहलवाओ तो राजा कैसे कहलवाए जाओगे? तो देखिए, आपके मोहम्मद गोरी का जो नेफ्यू था गियासुद्दीन मोहम्मद, उसने टाइटल लिया था सुल्तान। ऐबक को कहा था चलो तुम्हें टाइटल देते हैं हम सुल्तान, अब तुम सुल्तान की तरह रूल करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा फुल सपोर्ट है आपको। तो ये पूरी कहानी होती है। तो ऐबक जब 1210 में जब इसका डेथ हो जाता है तो उसके बेटे का नाम था आरम शाह। ठीक है, आरम शाह 8 महीने के लिए रूल करता था। अब देखिए, कुछ लोग हिस्टोरियंस है उसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं आरम शाह बेटा था ऐबक का, कुछ लोग कहते हैं जो आपका ऐबक
का जो भाई था, कौन, आरम शाह। तो अबुल फजल भी इस बात को मानता है कि भाई ब्रदर था। मिनहाज भी मानता है कि भाई कोई सन था ही नहीं ऐबक का, ऐबक के 3 डॉटर्स थे, कोई भी लड़का नहीं था। तो इन दोनों के मत अनुसार आपका भाई था कौन, आरम शाह। ठीक है, तो आरम शाह भाई रूल करता है, नया सुल्तान बनता है, लेकिन इल्तुतमिश बगावत कर देता है। तो जितने भी दिल्ली के जो चीफ थे उन्होंने सपोर्ट किया था इल्तुतमिश का, और जो लाहौर के चीफ थे वो सपोर्ट करते थे आरम शाह का। तो यहां पे हो जाती लड़ाई। लड़ाई में जो 2 जनरल थे आरम शाह के, जिसका एक का नाम था अकजनकर और फरूख शाह, ठीक है, अकसुनकर और फरूख शाह, ये 2 जो आपके जनरल थे, इनको मार दिया जाता है। इनको मारते ही आरम शाह हार जाता है और नया सुल्तान अब बनेगा इल्तुतमिश। तो 1210 में, 1211 में बन जाता है अल्ततमिश या अल्तमश सुल्तान ऑफ दिल्ली, और 1236 तक रूल करता है, काफी बड़े टाइम तक रूल करता है। तो देखा जाए सबसे बड़ा जो रूलर था वो अल्तमश ही था। ठीक है, इसके फादर का नाम था एलम खान, और इसको लकी सुल्तान भी बोलते हैं, लकी सुल्तान यानी कि सुल्तान सईद, सुल्तान आजम भी बोलते हैं। तो इल्तुतमिश जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आपका ऐबक, इनको ये एक इक्तादार था। इक्तादार बेसिकली एक प्रोविंस होता है जिसका एक कमांडर होता है, गवर्नर होता है। तो ये इक्तादार था बदायूं का, किसके टाइम पे, ऐबक के टाइम पे। ठीक है, तो अब इल्तुतमिश बन गया है सुल्तान। तो अच्छा, ऐबक के अंडर पोस्ट कौन सा मिला था, अमीर शिखर, हमें अमीर शिखर का पोस्ट मिला था आपका इल्तुतमिश को, और वो बदायूं का इक्तादार भी था। ठीक है, इसके अलावा आपका खलीफा के द्वारा भी मतलब स्टैंप मिल गया था इल्तुतमिश को कि भाई तुम्हें सुल्तान मान रहे हो, क्योंकि खलीफा ने टाइटल दिया था नासिर आमिर उल मोमिन। इसके अलावा स्लेव ऑफ स्लेव भी बोलते हैं, फादर ऑफ टूम्स भी बोलते हैं, गार्जियन ऑफ द लैंड ऑफ गॉड भी बोलते हैं, असिस्टेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपका टाइटल्स हैं किसके, इल्तुतमिश के। तो बेसिकली इल्तुतमिश के द्वारा जो कास्ट था उसका था इलबारी टर्क। तो पहला इलबारी डायनेस्टी चालू किया गया था बाई इल्तुतमिश, दूसरा इलबारी डायनेस्टी आपका चालू किया गया था बाई बलबन, जो आगे देखेंगे हम लोग। इसके अलावा शमशी डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको, शमशी डायनेस्टी। और आखिरी रूलर ऑफ दिस इलाबारी डायनेस्टी वाज नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद जाके बलबन बनता है और स्टार्ट करता है सेकंड इलबारी डायनेस्टी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए इल्तुतमिश को, देखिए आपको ऐबक को सुल्तान का स्टैंप आपका घोरी रूलर के द्वारा दिया गया था। घोरी रूलर उस समय जो था, जो हम लोग ये देखा था हमने, गियासुद्दीन मोहम्मद जो नेफ्यू ऑफ घोरी था, उसने कहा था कि भाई ऐबक तुम सुल्तान हो। लेकिन इल्तुतमिश थोड़ा एक कदम आगे चले गए, तो खलीफा के द्वारा भी एक्सेप्टेंस किया गया, सुल्तान आजम का टाइटल भी दिया गया, किसको, आपका इल्तुतमिश को। और सबसे पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली, क्योंकि ऐबक तो लाहौर से रूल करता था, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन है, तो इल्तुतमिश है, ऐबक नहीं है, क्योंकि ऐबक लाहौर से रूल किया करता था। और ये भी हमें पता चल गया कि इसको स्टैंप मिल गया था, एक्सेप्टेंस मिल गया था खलीफा के द्वारा, और इसलिए टाइटल मिला इसको, सुल्तान आजम का टाइटल मिलता है, और आपको नासिर आमिर उल मोमिन का टाइटल भी मिलता है, ये भी खलीफा के द्वारा ही दिया जाता है। फिर बात करते हैं, आपका एक पुराना घटना था जो आपका, जिसमें घोरी था, ऐबक था और इल्तुतमिश था, लड़ाई कर रहे थे ये लोग। खोखर ट्राइब का एक रेबेलियन हुआ था, उसको सप्रेस करने के लिए गए थे। इसमें ऐबक ने बहुत बहादुरी से लड़ाई करी थी, तो ऐबक को फ्री कर दिया गया था घोरी के द्वारा। ठीक है, ये एक पुराना किस्सा आपको बताया जा रहा है। अच्छा, सिक्कों की बात करें तो हमने देखा था मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी, इन सब टाइम पे आपके बाइलिंगुअल सिक्के हुआ करते थे, संस्कृत भी लिखा जाता था, देवनागरी लिखा जाता था, लेकिन प्योरली अरेबिक जो कॉइन्स है वो इल्तुतमिश के टाइम पे आता है। और इनके ये जो सिक्के हैं, इसमें जो जिस टकसाल में इसकी मिंटिंग की जा रही है उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए सिक्कों पे, और प्योर अरेबिक था, और कोई लैंग्वेज का कॉइन नहीं था। तो सिल्वर कॉइन को बोला जाता था टनका, और कॉपर कॉइन को बोला जाता था जीतल। तो ये कॉइन्स का सिचुएशन था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। अच्छा, इसने हर शहर में काजी और एक अमीरदाल, 2 ऑफिसर अपॉइंट किए थे, और इक्ता सिस्टम को प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिला था किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे। हालांकि घोरी के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ऐबक के टाइम पे भी इक्ता सिस्टम था, लेकिन प्रॉपर जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इक्ता सिस्टम है वो स्टार्ट होता है बाई इल्तुतमिश। अच्छा, आप लड़ाई कौन कौन से करें, कौन कौन से कैंपेन्स करें, तो सबसे पहले किया रणथंबोर का कैंपेन। रणथंबोर के बाद आपका मंदावर का कैंपेन किया, सारे सक्सेसफुल कैंपेन थे। इसके अलावा 1932 में ग्वालियर कैंपेन, और 1936 में नॉर्थ वेस्ट बामियान का कैंपेन करता है, और इसी में इसका डेथ हो जाता है इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश के डेथ के बाद
काफी ज्यादा सिचुएशन ऐसा था कि भाई कौन राजा बनेगा। तो इल्तुतमिश ने अपने टाइम पे ही सबसे पहले डिसाइड किया था नसीरुद्दीन महमूद। अरे ये एक पहला नसरुद्दीन महमूद है, इसके बाद एक और नसरुद्दीन महमूद है। हिस्ट्री में कई सारे नसरुद्दीन महमूद आप देखेंगे, ठीक है। तो ये जो नसरुद्दीन महमूद है, ये मंगोल्स के साथ लड़ते लड़ते, उस समय मंगोल्स का बड़ा दबदबा था, ठीक है। चंगेज खान, और चंगेज खान के बाद उसके कई सारे जनरल्स वगैरह इधर उधर अटैक किया करते थे। तो भाई चंगेज खान के टाइम पे तो नहीं, उसके बाद के टाइम पे आप देखेंगे काफी लड़ाइयां हुई है। किसके साथ? आपका दिल्ली सल्तनत वालों के साथ। तो उसी एक लड़ाई में आपका नसीरुद्दीन महमूद जो लड़का था, किसका? इल्तुतमिश का, जो आगे जाके राजा बनने वाला था, वो मर गया। तो इसका जो दूसरा बेटा था, इस पे भरोसा कुछ था नहीं इल्तुतमिश को। तो इसने अपने टाइम पे देखिए कहा था कि इसकी जो बेटी रजिया है वो बनेगी सक्सेसर, यानी कि नसरुद्दीन महमूद तो सक्सेसर था, वो उसके मरने के बाद इल्तुतमिश कहता है कि रजिया बनेगी सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रुकनुद्दीन फिरोज, उसकी जो मम्मी है, उनका नाम था शाह टर्कन। शाह टर्कन ने कॉन्स्पिरेसी कर दी, और शाह टर्कन ने कुछ सूबेदारों के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर दी, और रजिया को सुल्तान बनने नहीं दिया, और अभी बन जाता है रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, और कई बार कई लोगों ने ऐसा मतलब बताया है कि वो अपना ड्रंक स्टेट में हाथी पे चढ़ के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। तो उसका सिचुएशन इतना ठीक नहीं था, तो ज्यादा दिन तक रूल वैसे भी नहीं करना था इसको। तो वही हुआ, कुछ दिनों बाद इसको असैसिनेट कर दिया गया, और फिर बनता है अगला जो रूलर, वो बनती है कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 4 साल तक रूल करती है, 1236 से 1240, और इसकी माताश्री का नाम था तुर्कमन खातून। तुर्कमन खातून इसकी माता का नाम था। और देखिए ये आपका 1205 एडी में बदायूं में बॉर्न होती है रजिया सुल्तान। तो टाइटल लिया इसने उद्मत उल निस्वान और जलालतुद्दीन रजिया। इसके वजीर का नाम था आपका ख्वाजा मुहज़्ज़बुद्दीन, जिसको निजामुल मुल्क भी बोलते हैं। निजामुल मुल्क बोलती है या वजीर बोलते हैं, कौन था? ख्वाजा मुहज़्ज़बुद्दीन, ठीक है। इसके अलावा इसने अपने जो कॉइन्स में सुल्तान रजिया अल दुनिया वल दीन बिन्त अल सुल्तान ऐसा लिखवाया था कॉइन्स में। कुतलुक खान की उपाधि मिली किसको? मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुक खान बुलाया जाता था इसके टाइम पे। तो ये कुछ बात हो गई। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो मुस्लिम क्लेरिक्स थे, मुस्लिम क्लेरिक्स जो थे वो नहीं पसंद करते थे कि कोई महिला आके सुल्तान की गद्दी पे बैठे, तो उनकी आंखों में ये काफी ज्यादा खटकती थी। तो पीछे पीछे रजिया के पीछे काफी ज्यादा कंस्पिरेसी चलने लगी, लोग इसको नहीं चाहते थे कि रूलर बनी रहे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछे, नायब लश्कर नाम का एक स्पेशल पोस्ट स्टार्ट किया गया था बाई रजिया, और इसको किसको दिया गया था? हसन घोरी को। हसन घोरी को दिया गया था नायब लश्कर। निजामुल मुल्क कौन था? ख्वाजा मुहज़्ज़बुद्दीन। और कुतलुक खान किसको बोलते थे? मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू, ठीक है। और लाहौर की जिम्मेदारी दे दी गई थी, लाहौर को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई थी मलुक इजुद्दीन कबीर खान अय्याज। तो ये कुछ ऑफिसर्स थे रजिया के टाइम पे, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत पे रूल करने वाली सुल्तानों में एकमात्र और आखिरी महिला सुल्तान कौन बनती है? रजिया सुल्तान, ठीक है। और 1236 से 1240 एडी तक इसका रूल रहता है। अच्छा, इनका जो ड्रेस था, शी यूज्ड टू ड्रेस लाइक मेन, मतलब लड़के जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे टर्बन वगैरह बांधना, ये सब काम करती थी रजिया। ऑब्वियसली ये लोगों को पसंद नहीं आया। इसी के टाइम पे मलिक अल्तुनिया, जो कि भटिंडा का गवर्नर था, उसने रिवोल्ट कर दिया। अच्छा, ये रिवोल्ट तो कर दिया, उसके बाद रिवोल्ट को शांत करने के लिए रजिया जाती है, तो रजिया को कैप्चर कर लेता है, लेकिन बाद में इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद ये लोग फिर दोबारा दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको रास्ते में ही मरवा दिया जाता है 1240 एडी में, दोनों को, मलिक अल्तुनिया को और रजिया को। बचपन के दोस्त भी हुआ करते थे ये लोग, ठीक है। तो डेकॉइट्स के द्वारा मरवा दिया जाता है एट कैथल। अब रजिया सुल्तान के मरने के बाद अगला जो सुल्तान बनता है वो बनता है बहरम शाह। बहरम शाह सुल्तान बनता है 1242 एडी में, 2 साल रूल करता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, बहरम शाह मसूद शाह 1242 से 1246 में रूल करता है, इसको दरवेश भी बुलाते हैं। फिर आता है नासिरुद्दीन महमूद। ये देखिए दूसरा नासिरुद्दीन महमूद है। पहला नासिरुद्दीन महमूद कौन था? सबसे बड़ा लड़का था इल्तुतमिश का, जो मंगोलों के साथ लड़ते हुए मारा गया। ये अब दूसरा मसूद शाह है, नसीरुद्दीन महमूद, मसूद शाह कह रहा हूं, दूसरा नसीरुद्दीन महमूद है, जो काफी समय तक रूल करता है, 1246 से लेकर 1265 तक रूल करता है। तो अभी इसका केवल एकमात्र ऐसा राजा था,
आपका स्लेव डायनेस्टी में, जिसकी केवल एक ही वाइफ थी, वो है नसीरुद्दीन महमूद, बाकी सबकी मल्टीपल वाइफ्स थी। उसके बाद आता है बलबन। बलबन जो है, बलबन काफी इंतजार करता है, इन सारे जो रूलर्स हैं उनके अंडर काम किया होता है बलबन, और 1266 में इसको मौका लगता है तो ये बन जाता है सुल्तान। ये भी इलबारी टर्क इसका कास्ट था, जो कि इल्तुतमिश का भी था। तो इसके नाम पे एक बलबनी डायनेस्टी स्टार्ट करता है, या कह लीजिए सेकंड इलबारी डायनेस्टी, क्योंकि ये भी इलबारी टर्क था, लेकिन ऑब्वियसली ये उस लीनियज से नहीं आता था, इल्तुतमिश के लीनियज से। तो अलग एक इलबारी डायनेस्टी इसका स्टार्ट होता है। ओरिजिनल नाम इसका था बहउद्दीन, ऑलरेडी जानते हैं हम। निकनेम था इसका बलबने कुर्द। और सुल्तान बनने के बाद इसने एक टाइटल लिया और खुद को बोला गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन नाम का टाइटल लिया। इसको उलूग खान, महान खान, नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, ये सारे टाइटल्स बलबन को दिए जाते हैं। ठीक है। बलबन ने देखिए मिलिट्री डिपार्टमेंट को काफी स्ट्रांग करना जरूरी भी था, क्योंकि उस समय मंगोल का खतरा काफी बढ़ गया था, और मंगोल के खतरों से बढ़ने के लिए अपना डिफेंस स्ट्रांग करना जरूरी था। इसलिए इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और नाम दिया इसको दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज नाम का मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। ठीक है। और इसका सबसे पहला चीफ बनाया आपके इमादुल मुल्क रावत। इमादुल मुल्क रावत, जिसको दीवाने अर्ज बनने से पहले रावते अर्ज बुलाते थे। ठीक है। तो अब ये दीवाने अर्ज के सबसे पहले चीफ होते थे, और अगर आगे चल के अमीर खुसरो पोएट जो है, उनके ये मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी हैं। कौन? इमादुल मुल्क रावत, जो बनते हैं दीवाने अर्ज के चीफ। किसके दीवाने अर्ज? बलबन ने दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट खोला था उसके सबसे पहले चीफ बनते हैं कौन? इमादुल मुल्क रावत। चलिए, अब बलबन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को एक स्पेशल नाम दिया, बोला शिक, और शिक का जो हेड होगा उसको नाम दिया शिकदर। शिक और शिकदर, तो शिक जो है डिस्ट्रिक्ट को शिक बोला गया किसके टाइम पे? बलबन के टाइम पे। इसके अलावा भाई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी आपको काफी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा थ्रेट है मंगोल्स का। तो इसीलिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड को बोला जाता है बरीद। इसके अलावा प्रोविंशियल दीवान जो है, जो आपके इक्ताज में किस प्रकार का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंडिचर है, उसका ध्यान देख रेख करने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया, जिसका नाम दिया ख्वाजा या साहिब दीवान। तो साहिब दीवान, दीवाने अर्ज, शिक और बरीद यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये सब आपका बलबन से रिलेटेड है। ठीक है। और ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंगोल्स का खतरा इनके टाइम पे बना हुआ था। अब जागीरदारी सिस्टम चालू किया गया। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बलबन है, बलबन ने जो अपना पॉलिटिकल पावर एडमिनिस्टर किया, वो खुद को खलीफा के अंडर ही कहता था कि मैं खलीफा के अंडर ही हूं। ठीक है। खलीफा से अलग कोई स्पेशल पावर ले लिया, ऐसा कोई डिक्लेरेशन उसने नहीं किया, और खलीफा का परमिशन लेके ही वो अपना पॉलिटिकल पावर चलाया करता था। चलिए, अगर हम बात करें कुछ पॉलिसीज की बलबन की, तो सबसे पहला है जागीरदारी सिस्टम चालू किया था बलबन ने। इसमें क्या था, जो भी सोल्जर्स हैं जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इन्होंने जागीर अलॉट कर दिया। ठीक है, कि ये पीस ऑफ लैंड तुम्हारा है और इसमें रेवेन्यू वगैरह तुम ही कलेक्ट करो, और तुम्हारे बाद तुम्हारे बेटे को मिलेगा, हेरिडिटरी हो जाएगी जागीरें। तो ये जागीरदारी सिस्टम चालू किया था बलबन ने। इसके अलावा अगर बात करें रेबल्स को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी थी ब्लड एंड वॉर की। बहुत ही सख्त कार्रवाई करता था रेबल्स के अगेंस्ट में। इसका एग्जांपल है, देखिए बंगाल में सबसे ज्यादा रिवॉल्ट हुए बलबन के, इसलिए बंगाल को परफेक्ट हेल भी बोलते हैं या सिटी ऑफ रेबिलियन भी बोलते हैं। और बंगाल का रेबिलियन एकमात्र ऐसा रेबिलियन है जिसको क्रश करने के लिए बलबन खुद दिल्ली के बाहर आया था और सप्रेस किया था। बाकी और कहीं भी रेबिलियन होते हैं। तो बहुत ही ब्लड एंड वॉर की नीति अपनाई, बहुत ही क्रूरता से इसने सारे जो रिवोल्ट्स को क्रश किया था बलबन ने। लेकिन बात करते हैं मंगोल्स की, तो मंगोल्स को हराने के लिए इसने अपने पावर का इस्तेमाल भी किया और डिप्लोमेसी का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, क्योंकि देखिए इनका जो सबसे बड़ा बेटा है, जिस तरीके से हम जानते हैं इल्तुतमिश का बड़ा बेटा भी मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया, उसी तरीके से बलबन का बड़ा बेटा भी मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। तो इसने पावर और डिप्लोमेसी से हैंडल किया मंगोल्स को। देखिए, अब पूरे करियर प्रोग्रेशन देखेंगे हम लोग बलबन की। तो देखिए 1233 में इसको खरीदा गया इल्तुतमिश के द्वारा, और रजिया के टाइम पे आमिर शिखर पोस्ट मिलता है बलबन को। उसके बाद बहरम शाह के टाइम पे आमिर अंखूर जो है ये टाइटल मिलता है, और कहीं ना कहीं रजिया को हटाने में भी बलबन का काफी बड़ा योगदान हुआ करता था। एक साल के लिए इसको नायब पोस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा नायब बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फाइनली भैया सुल्तान बन जाता है। ठीक है, अब देखिए बलबन ने आपका वसीयत बनाई थी, और इसकी वसीयत कंपाइल किसने की थी? आपका बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी ने कंपाइल करी थी वसीयत ऑफ बलबन।
और ये जो वसीयत लिखने का जो ट्रेडिशन है वो बेसिकली एक पर्शियन ट्रेडिशन है। तो ये जो बलबन हो गया या महमूद गजनी हो था पहले, ये ईरानियन अफरासियाब डायनेस्टी जो था, काफी फेमस डायनेस्टी ईरान का, वो कहते थे कि हम लोग इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, अपना ओरिजिन आपका अफरासियाब डायनेस्टी मानता था। ठीक है, और ये जो कनेक्शन है ये साबित किया था किसने? आपका शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा जो लिखा गया था शाहनामा, उसमें ये बात मेंशन है, जो कनेक्शन है विद द ईरानियन अफरासियाब डायनेस्टी, ये आपका शाहनामे मेंशन है। खैर गजनी की बात हो रही है यहाँ पे। तो बलबन भी कहता था कि भाई हम भी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और ये जो ईरानियन जो ब्लड है, ईरानियन ब्लड लाइन को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो इल्तुतमिश ने भी ये काम किया, आपके ईरानियन ब्लड लाइन को काफी वैल्यू किया, और आपके 33 एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनका आपका टेस्ट करवाया कि भाई सेम आपका इनका लिनियज ईरानियन लिनियज है कि नहीं। तो ऐसा जीनियोलॉजी इंस्पेक्शन करवाया गया ऑफ द ऑफिसर्स, कहा कि जो भैया प्योर ब्लड ईरानियन ब्लड या पर्शियन ब्लड जिनका होगा, जो उस आपका ब्लड लाइन से लिंक्ड होंगे, उन्हीं को भाई टॉप मोस्ट जो क्या कहते हैं पोस्ट होंगे वो मिलेंगे। तो टर्किश जो लोग हैं, जो आपके टर्किश लोग हैं, मतलब जो ईरानियन लोग हैं, पर्शियन लोग हैं, उनको तो काफी फायदा हुआ, दूसरे लोग थोड़े नाराज भी हो गए। तो बलबन ने जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने 33 एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट किया था, इसने सारे ऑफिसर्स का टेस्ट करवाया कि भैया कोई भी ऐसा ऑफिसर ना हो जो आपका ईरानियन या पर्शियन ब्लड लाइन का ना हो। तो इसने ऐसे 30 ऑफिसर्स को हटा दिया जिनका आपका जीनियोलॉजी जो है वो पर्शियन नहीं था। ठीक है, मतलब जो आपका पर्शियन ब्लड लाइन नहीं होने के कारण 30 ऑफिसर्स को हटा दिया गया था। फिर बात करते हैं, देखिए बलबन ने कुछ स्पेशल पॉलिसीज आपकी स्टार्ट की थी। कहा था कि भाई बलबन को लोगों को सजदा करना पड़ेगा। सजदा क्या होता है? आप ऐसे मतलब जमीन में ऐसा नहीं है कि नमस्कार कर दिया, पूरा जमीन में आप लेट के सल्यूट करते हो, पूरा नीचे गिर के सल्यूट करते हो, उसे कहते हैं सिजदा। और पाबोस मतलब किसिंग ऑफ फीट, FEET, ठीक है, गलत स्पेलिंग हो गया। ठीक है, ये किसिंग ऑफ फीट, पाबोस, और सैल्यूट बाय लाइंग ऑन द ग्राउंड, सजदा। ये तरीका स्टार्ट कर दिया बलबन ने कि भाई हमको इस तरीके से ग्रीट करेंगे आप, ऐसा नीचे लेट के। और क्योंकि ये आपका पर्शियन जो आपका उनका जो लीनियज है उसको ज्यादा बढ़ावा देता था, तो नवरोज एक फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल, उसको भी सेलिब्रेट करना चालू किया। 1287 में डेथ हो गई किसकी? बलबन की, और इसको बरी किया गया इन दारुलमान। ठीक है, और यहां पे देखिए एक चालीसा रूल था, दल चालीसा, 40 लोगों को, 40 ऑफिसर्स का आपका एक संगठन हुआ करता था, वो रूल करता था। इल्तुतमिश के टाइम पे ये संगठन बनाया गया था, और 1236 से लेके 1266 तक ये जो दल चालीसा है, 40 लोगों का जो ऑफिसर्स का ग्रुप है, उसने कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल किया। और 1266 के बाद बलबन बन जाता है। बलबन ने इन्हीं 40 लोगों का जो पावर है काफी हद तक कम कर दिया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बलबन। और फाइनली अगर आप पूरा स्लेव डायनेस्टी देखेंगे, मामलुक सल्तनत, तो ये पूरा मामलुक सल्तनत है वो सेंट्रल एशिया से काट दीजिए, सेंट्रल एशिया वाला रीजन तो हट गया, ठीक है, लेकिन ये मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, इस पूरे रीजन में आपके जो मामलुक डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो ये तो हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया, मामलुक डायनेस्टी कह लीजिए या स्लेव डायनेस्टी कह लीजिए, और उसके सारे जो रूलर्स हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे खिलजी, तो इसको आप पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में।